नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसके ऊपर? सोलर एनर्जी के ऊपर, सौर ऊर्जा, जिसको आप लोग ग्रीन ऊर्जा के बारे में भी बोल सकते हैं। जो ग्रीन एनर्जी की बातें आप लोग सुन रहे हैं, वर्तमान समय में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया एक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट पे चल रही है, जो कि हमारे संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 भी है, जो सतत विकास लक्ष्य नंबर 7 है, वो भी इसी से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें, इंडिया के कंटेक्स्ट में, जिसमें हम देखेंगे हमारे पास अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं। भारत सरकार किस प्रकार से सोलर एनर्जी को, खासतौर से अगर हम नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी की बात करें तो किस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या कुछ उनकी प्रोग्रेसेस है, कौन कौन सी इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स जो कि चैनलाइज होकर कार्य कर रहे हैं जमीन पे। और वर्तमान में आप लोगों ने अंतर देखा होगा कि कैसे 2010 में जो नेशनल सोलर मिशन स्टैब्लिश हुआ था, जिसका टारगेट रखा गया था कि 2022 तक 20 गीगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे सोलर से, जिसको रिवाइज करके वर्तमान में काफ़ी आगे बढ़ा दिया गया। क्या है वो चीज़ें, आगे देखते हैं। चलिए, अगर देखा जाए तो हमारे कुछ स्टेट्स में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, जैसे कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात। ये कुछ ऐसे की स्टेट्स हैं जो कि एक हब के रूप में उभरे हैं सोलर पावर को लेकर। सौर ऊर्जा के अलग अलग क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत एक इन्फेक्शन के दौर से, क्रांति के दौर से गुजर रहा है और बहुत तेज़ी से हमारी जो बिल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। तो इस हमारे जो बड़े राज्य हैं वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे सोलर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप देखेंगे तो कई सारे डेवलपमेंट्स, सबसे पहले देखा जाए तो तमिलनाडु इसमें काफ़ी अग्रणी हुआ करता था। फिर मध्य प्रदेश में देखा होगा आप लोगों ने, नीमच में बहुत बड़ा प्लांट लगा, वो न्यूज़ में आया। फिर इसके बाद भुज में बहुत बड़े बड़े एरियाज़ में डेवलपमेंट्स हुई। भारत में माना जाता है कि बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोलर एनर्जी को लेके। और अगर हर स्टेट की जो बंजर भूमि है उसका सिर्फ 3% बंजर भूमि अगर हम यूज़ कर ले तो हम 7.5 लाख गीगावाट तक अपने टारगेट को ले जा सकते हैं, जो हमारे पास सिचुएशन है। बिकॉज एक बड़ा रीज़न है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है ना। एक ट्रॉपिकल जोन में हमारा लगभग डेक्कन का इलाका आता है। चलिए आगे की ओर अगर शुरू करेंगे, ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, मेंस राइटिंग के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जीआईसी या सुपर टेट के जो लेक्चरर्स में जो भी जीएस पोर्शन है उसमें हजारों एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से निकले हो चुके हैं। अब देखिए, भारत और सोलर एनर्जी के बारे में कुछ की देखते हैं। इंडिया एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जिसमें करीब 300 दिन, वर्तमान में करीब 300 दिन लगभग ऐसी सोलर रेडिएशंस पड़ती हैं जिससे कि सोलर एनर्जी जनरेट होना बहुत प्रभावी होता है। तो लगभग भारत का जो वेदर है क्लाउडी नहीं है, जो रेडिएशन है, सौर विकिरण बहुत अच्छे से आती है, पर्याप्त मात्रा में आती है। तो उसके बाद भारत पर कभी करीब 5 लाख किलोवाट प्रति घंटा सौर विकिरण होता है। ये कुछ की फैक्ट्स हैं। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी आउटलुक के अकॉर्डिंग, है ना, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक के अकॉर्डिंग इंडिया की सोलर एनर्जी प्रोडक्टिविटी, मतलब ताकत, करीब 750 गीगावाट बिजली पैदा कर लेने की है। लेकिन अभी हम इससे थोड़ा दूर हैं, कोसों दूर हैं। इनफैक्ट कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं। अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का डेवलप नहीं हुआ है। अभी हम बहुत सी चीज़ों को लेकर हम डिपेंडेंट हैं। खैर, इसको लेके आगे चलते हैं। लेकिन भारत लगातार एक नए टारगेट के साथ अपने को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। 2015 में हम लोगों ने नए टारगेट सेट किए थे, मैं बताऊंगा। 2015 में नेशनल सोलर मिशन के हमने नए टारगेट रिवाइज किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बोला था हम लोग 175 गीगावाट, है ना, 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा से या क्लीन एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या पावर जनरेट करेंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी से हम जितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 36% अभी अक्षय ऊर्जा से आ रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है। ठीक, सबसे ज़्यादा अभी भी हिस्सा हमारा हाइड्रो पावर उससे है, थर्मल पावर से है। देखिए, अब जो 175 गीगावाट का टारगेट रखा था उसमें से 100 गीगावाट सोलर से, 60 गीगावाट विंड से मतलब हवा से, 10 गीगावाट बायोमास से और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, जो छोटी जल विद्युत परियोजना है उनसे प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है। इसको और रिवाइज करके अब तो और कर दिया गया कि 2035 तक हमारा टारगेट हो गया 450 गीगावाट। ये सब की पॉइंट से लिखिए इसको, यही परीक्षा में आते हैं, यही एमसीक्यूज बन जाते हैं। लेकिन जब अभी कलम चलानी पड़ती है ये लिख लेंगे
तो सोलर एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए आपसे, छूटेगा ही नहीं किसी कीमत पे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नीड क्या है हमें सोलर एनर्जी की, नीड क्या है, जरूरत क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत है भैया। सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि अभी हम जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भर होते हैं, जिसका कि डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस होता है कार्बन एमिशन को लेके। कार्बन एमिशन की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट एक बहुत ही जेन्युइन थ्रेट हम लोगों के सामने है, सर्वाइवल की बात है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हमारे जो चक्री फसलों का चक्र है या हमारा जो जीवन का चक्र है वो प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात है एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है ये भैया, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं। तीसरी बात जियोलॉजिकल हीट इसमें यूज होती है। चौथी बात उपलब्धता बहुत है इसकी, है ना, खत्म नहीं होगा ये, दुनिया भर की उपलब्धता पड़ी हुई है ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, वो कहावत है ना, सोलर एनर्जी तेरा नाम रहेगा। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रिड, जो ग्रिड सिस्टम की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उससे मुक्ति है ये, है ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और सतत विकास लक्ष्य नंबर 7 कंप्लीट होता है इससे, लिखने में मजा आ जाएगा, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो इससे संबंधित वर्तमान में हमारी कुछ की फ्लैगशिप स्कीम कौन कौन सी चल रही है सर। नेशनल सोलर मिशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट्स के साथ स्टार्ट हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा सन 2010 में, जिसमें कुछ टारगेट निर्धारित किए गए थे कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट किया जाएगा इंडिया में। इसके अंतर्गत पहले निर्धारित किया गया था कि 20 गीगावाट का हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू 2022 तक जनरेशन करेंगे, जो कि अब बढ़ा के 175 गीगावाट हो गया। सब्सिक्वेंटली इसको बढ़ा के 450 गीगावाट कर दिया जाएगा 2035 के लिए, ठीक है जी, ये हो गया। तो ये एक अम्ब्रेला मिशन है, ठीक। इसके बाद ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये 2015 का वो साल जो बहुत ही ऐतिहासिक रहा था पेरिस क्लाइमेट डील को लेके। उसी साल के अंत होते होते भारत और फ्रांस जैसे 2 जिम्मेदार देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मतलब सोलर एनर्जी के ऊपर एक पहला बड़ा संगठन बनाया, जिसमें वर्तमान में 121 देश शामिल हो गए हैं। एक छोटा सा इनिशिएटिव जो पूरा काफिला बन गया है, 2 देशों की कोशिश, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और इसका भी लक्ष्य है कि कैसे सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, ठीक है जी, डन। अभी इसका एक एक्सीलेंस वो भी बनाया ना, सेंटर भी बनाया, जो मैंने करंट अफेयर में कराया था। इसके बाद रूफ टॉप स्कीम, आप लोगों ने देखा होगा कि ये स्कीम के तहत जगह जगह छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसके अंतर्गत सरकारी इमारतें, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं वो, उनको उनके जो स्पेसेस को यूज़ किया जा रहा है सोलर एनर्जी यूज़ करने के लिए। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यहाँ पे है ना, इवन स्कूल्स में भी ये यूज़ हो रहा है, ठीक। अमृतसर में कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अमृतसर में रूफटॉप का सबसे बड़ा पैनल लगा हुआ है। इसके बाद सबसे ज़बरदस्त क्रांतिकारी स्कीम तो शुरू हो गई है 2019 में, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये मैंने कराया हुआ है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों की इनकम को कैसे डबल किया जाए और कैसे सौर ऊर्जा का यूज़ किया जाए किसानों की इनकम डबल करने का। इसके अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, सोलर पैनल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर सकते हैं। उन पंप से डीजल पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी कि सोलर पंप सिंचाई के लिए, तो सोलर पंप से सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप यूज़ करेंगे, बिजलियाँ भी जनरेट होंगी। उस बिजली को वो बिजली कंपनियों को बेच सकते हैं, है ना, जिससे उनको धन मिलेगा और उस धन से वो अपने अन्य रोजगार भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 60% सब्सिडी देगी भारत सरकार। उसके बाद 30% जो खर्चा है वो लोन के रूप में सरकार देगी किसानों को, और किसानों को सिर्फ 10% लगाना होगा। इस फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना में, मतलब किसान से 10% अपना लगाएगा, 60% सब्सिडी मिलेगी, 30% लोन के रूप में मिल जाएगा, जो उसे आराम से चुकाने की सहूलियत होगी, ठीक है। तो ये काम हो गया। एक तो इरिगेशन का भी काम होगा। आज भी भारत में इरिगेशन की सही फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण बहुत सारी जो फसलें खराब हो जाती हैं या सही समय पर हो नहीं पाती हैं, और उसके साथ साथ डीजल पे का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम चल रही है, हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम चल रही है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ 2018 में एक हाइब्रिड पॉलिसी चली है, सोलर और विंड हाइब्रिड पॉलिसी, जिसका लक्ष्य है विंड और सोलर एनर्जी से कैसे पावर जनरेशन किया जाए हाइब्रिडाइजेशन के तरीके के साथ। तो ये तो कुछ की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिसको कि आप लोगों को नोट डाउन करना है।
और इसके बाद हम देखेंगे तो अभी हमारे सामने कुछ कुछ चैलेंजेस क्या हैं। अभी हमारे सामने देखो जो सौर ऊर्जा बनाते हैं वो हमको महंगी पड़ती है, 5 रुपये पर यूनिट से महंगी पड़ती है। क्यों? बिकॉज हम ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स इसके लिए यूज़ होते हैं जैसे फोटोवोल्टिक सेल वगैरह, इसके लिए हम लोग विदेशियों पर निर्भर है, खासतौर से चाइनीज़ या और बड़े देशों के ऊपर निर्भर हैं। स्वीडन, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, इस क्षेत्र के लिए अभी भी कुशल कारीगर हमारे पास कम है, महंगा है ज़्यादा, है ना। ज़मीन की कमी है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी पैमाने पर लैंड को चाहिए होते हैं, तो उस लैंड की भी हमारे पास कमी है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी, अभी हमने उस लेवल पे बैटरीज का निर्माण नहीं किया, खासतौर से लिथियम आयन बैटरीज जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं उनका निर्माण नहीं किया है। ये कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जो कि हमारे सोलर एनर्जी के मिशन में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, जिसको हमको ओवरकम करना है। और भारत सरकार के जो इम्पोर्टेंट चैनलाइज तरीके से अगर इस लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसका अंदाज़ा इसी से लगता है कि करीब 6 से 7 वर्षों में करीब मैं कितना फिगर बता रहा था, 5 लाख करोड़, हाँ 6 से 7 वर्षों में करीब 5 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ सोलर एनर्जी के ऊपर हो चुके हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं इस मामले की गंभीरता कितनी ज़बरदस्त है। और अब ये चीज़ें दिख रही होंगी आप लोगों को, खासतौर से रूरल एरियाज़ में आप जाएंगे आपको ये बहुत विजिबल दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसकी PDF आपको मिलेगी एम कीर्ति ऐप पे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टीचिंग और पीच से संबंधित सभी कक्षा यहाँ पे होती हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।